कमी होना किसी चीज की। ये तो मैं आपको डे 1 से बताती आई थी वीडियोस में कि जो इकोनॉमी में जैसे हमें किसी चीज के बारे में चूज करना पड़ता है गुड्स के बीच में, वैसे ही इकोनॉमी में भी ऐसे चूज करना पड़ता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्केयर होते हैं। तो स्केर्सिटी एक बेसिक प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की। सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं? आपको पता है क्यों अराइज होती है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, लिमिटेड वांट्स की वजह से, या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। देखिए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो होते ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। लिमिटेड वांट्स की वजह से नहीं, वांट्स तो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, डी है गवर्नमेंट पॉलिसी, नो। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस, बी वेयर टू प्रोड्यूस, सी व्हेन टू प्रोड्यूस, डी व्हाई टू प्रोड्यूस। देखिए, हमने 3 तरह की प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? इनमें से ए ऑप्शन ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये सब हमने वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप प्लीज पहले वीडियोस को गो थ्रू करना, ठीक है, जिससे कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो। ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर पाओगे अगर आप एक बार वीडियोस देख लेते हो ना, तो ये आपके लिए कुछ है ही नहीं। पूरा चैप्टर बहुत इजीली आप सारे चीजें कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और वैसे भी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस मीन। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन चॉइस ऑफ टेक्निक, बी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग गुड्स, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डी लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो देखो, इन ऑप्शंस में से बी करेक्ट है। क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग गुड। हम ये देखते हैं ना कि हम कौन सी गुड बनाए, किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को वहां पे यूज करें। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स टू। हाउ टू प्रोड्यूस क्या बताता है? हमें हाउ टू प्रोड्यूस बताता है कि हमें टेक्निक कौन सी यूज करनी है, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, हमें किस तरीके से कोई प्रोडक्ट बनाना है। ए ऑप्शन है चॉइस ऑफ गुड्स, बी चॉइस ऑफ टेक्निक, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डी प्राइस डिटर्मिनेशन। सो बी इज करेक्ट, चॉइस ऑफ टेक्निक, जहाँ पे हमें टेक्निक को चूज करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। हमने यहाँ पे देखा था कि हम इसमें डिसाइड करते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है गुड्स का। ठीक है। सो ए ऑप्शन होता है आपका प्रोडक्शन मेथड, बी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन। ये आपको पता है ये क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट होता है। ठीक है। ए ऑप्शन है टोटल कॉस्ट, बी है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, सी फिक्स्ड कॉस्ट एंड डी मनी कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी इज करेक्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। 8th क्वेश्चन है, इन अ मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय। देखो, हमने ना 3 तरह के पढ़े थे मार्केट मैकेनिज्म। फर्स्ट था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें क्या होता था, गवर्नमेंट सारे प्लान्स डिसाइड करती थी। ठीक है, सारी एक्टिविटीज को वो रेगुलेट करती थी। जो सेकंड था वो मार्केट इकोनॉमी था। मार्केट इकोनॉमी इन द सेंस कमांड इकोनॉमी या फिर कैपिटलिज्म, जिसमें क्या होता था, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू मार्केट काम करती थी। और क्या होता था, वहां पे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते थे जो मार्केट को रूल आउट करते थे। थर्ड नंबर का था मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें इन दोनों का मिक्सचर होता था। सो अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है मार्केट इकोनॉमी। सो मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा, प्राइस मैकेनिज्म काम करेगा। ठीक है, एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन होता है गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट तो कट हो जाता है पहले ही, क्योंकि गवर्नमेंट किस में था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में था। बी ऑप्शन है प्राइस मैकेनिज्म, सी है ट्रेडिशन, डी है प्लानिंग कमीशन। सो बी इज करेक्ट, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म किसके थ्रू काम करता था, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ठीक है, कुछ बिजनेस रिसोर्सेज होते थे तो वो क्या करते थे, पूरी मार्केट को रूल आउट करते थे और गवर्नमेंट उसमें बहुत कम इंटरवीन करती थी। 9th क्वेश्चन है, इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन बाय, सो इजी, फर्स्ट कंज्यूमर, बी प्रोड्यूसर, सी गवर्नमेंट एंड डी मार्केट फोर्स। तो सी इज करेक्ट, गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन था, ए ऑप्शन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बी ओनली कैपिटलिज्म, सी ओनली सोशलिज्म, डी ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। तो आपको ये पता है किसका कॉम्बिनेशन था, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म।
यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये पीपीएफ के बारे में है। ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैंने टॉपिक वाइज बनाए हैं जो आपको मतलब इजीली आप कर पाए उन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर शोज। ये हमें क्या दिखाता है? आपको पता है वो क्या दिखाता है? टू गुड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट, ठीक है, जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन होता है डिमांड फॉर गुड्स दिखाता है, बी सप्लाई ऑफ गुड्स, सी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड डी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आपको पता है क्या दिखाता है? मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सेकेंड क्वेश्चन आता है पीपीएफ इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ। पीपीएफ किस अजम्पशन पे काम करता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, सी नो चॉइस, या डी इन्फ्लेशन। देखो हमने पढ़ा था ना कि हमें क्या क्या अजम्पशंस होती हैं पीपीएफ में। वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको ये चीजें समझाई थी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर होते हैं, वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी अजम्पशंस थी, ये हम मानते ही हैं कि ऐसा होता है। और क्या होता था कि रिसोर्सेज फुली एफिशिएंटली यूज्ड भी हो जाते हैं ट्रू गुड्स को प्रोड्यूस करने में। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे बी इज करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है अ पॉइंट ऑन द पीपीएफ इंडिकेट्स। देखो पीपीएफ के ऊपर जो पॉइंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इन एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, बी एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, सी अनअटेनेबल आउटपुट एंड डी इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता है कि जो पॉइंट्स पीपीएफ के ऊपर होते हैं वो कैसे होते हैं? पूरी तरीके से एफिशिएंट होते हैं, जहां पे हमने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज करेक्ट ऑप्शन, एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आता है अ पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ। अब देखिए ये चीज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको इनसाइड द पीपीएफ। आपको पता है इनसाइड द पीपीएफ क्या होता है? जो रिसोर्सेज होते हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, अभी हमने उनको पूरी तरीके से यूज नहीं किया है, अभी हम अपना प्रोडक्शन और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है फुली एफिशिएंसी, बी है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सी मैक्सिमम आउटपुट एंड डी ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू दिस बी इज करेक्ट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। अब देखो पीपीएफ के बाहर जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता है कि उनको हम नॉन फिजिबल पॉइंट्स बोलते हैं, अनअटेनेबल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि हम उन पॉइंट्स को अटेन ही नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारे पहुंच के ही बाहर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इनएफिशिएंसी, बी अटेनेबल आउटपुट, सी अनअटेनेबल विद गिवन रिसोर्सेज एंड डी रिसेशन। सी इज करेक्ट, अनअटेनेबल पॉइंट्स, अनअटेनेबल विद गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ पीपीएफ रिप्रेजेंट। अब जो पीपीएफ का जो स्लोप था वो क्या बताता है? देखो हमने पढ़ा था ना एमआरटी, ठीक है, एमआरटी और एमओसी, ये चीजें हमने पढ़ी थी वीडियोस में। तो जो एमओसी होता था उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते थे और इसको हम मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल देते हैं, ठीक है। एमआरटी एमओसी एक ही बात थी। और एमओसी को हमने ये भी पढ़ा था कि हम एमओसी को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग आप जानते ही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हम टू गुड्स बनाते हैं पीपीएफ में। जो पीपीएफ का स्लोप हमें यही बताता है कि हम यहाँ पे टू गुड्स बना रहे हैं और हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज हमें गिवन है, हम उनको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है, जब हम किसी एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करने लग जाते हैं ना, तो अदर गुड का प्रोडक्शन हमें डिक्रीज करना पड़ता है। तो कितनी हाउ मेनी यूनिट्स वी आर गिवन अप, तो जितनी हम उसकी यूनिट्स को गिव अप कर रहे हैं ना, उन्हीं को ही, उसी कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो पीपीएफ का जो स्लोप था वो हमें यही रिप्रेजेंट करता था। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन है डिमांड, बी सप्लाई, सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डी यूटिलिटी। सी इज करेक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। 7th क्वेश्चन है अ कॉन्केव पीपीएफ इंडिकेट्स। अब देखो कॉन्केव पीपीएफ हमें क्या बताता है? हमने देखा था ना कि पीपीएफ की जो शेप होती है वो कॉन्केव होती है, ठीक है। वो हमें किससे पता चलता है? एमआरटी की वजह से। जो एमआरटी है वही हमें बताता है कि पीपीएफ की शेप कैसी रहेगी। अगर एमआरटी हमारा इंक्रीजिंग है तो पीपीएफ कॉन्केव बनता है। एमआरटी अगर हमारा कांस्टेंट है तो उस टाइम पे पीपीएफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये सब हमने वीडियोस में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट किया है। अगर आप पहले उन वीडियोस को देखोगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करोगे ना, तो आपको कोरिलेट होगा कि वो वीडियोस कितनी यूजफुल है आपके लिए और आने वाले एग्जाम्स में भी। क्योंकि ये सिर्फ ना, मैं बेशक 11th का पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये ना आपके बाद के एग्जाम तक भी ये क्वेश्चंस आते हैं, नेट में भी आते हैं, आपके जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, इसी तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। बिल्कुल इतना ही डीपली चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं
सारा ही लेके चल रही हूँ जो आपको आगे तक के लिए बेनिफिशियल रहे। सो अच्छा, जो डिक्रीजिंग एमआरटी होता है, डिक्रीजिंग एमआरटी क्या बताता था कि कॉन्वेक्स हो जाता है पीपीएफ। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉनकेव क्यों होगा। सो ए ऑप्शन है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर डी जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो क्लियर है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसीलिए पीपीएफ क्या है, कॉनकेव है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है, अ स्ट्रेट लाइन पीपीएफ क्या बताएगा। पीपीएफ स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब एमआरटी कैसा होता था, कांस्टेंट होता था। एमआरटी बोलो या एमओसी बोलो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक ही बात है। सो ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड डी नो स्कैरसिटी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। 9 क्वेश्चन है, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंडिकेट्स। जब हमारा पीपीसी पीपीएफ या पीपीसी, ये भी एक ही बात है। जब पीपीएफ क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, तो उस केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था राइट वर्ड शिफ्ट होता है या फिर वो इनवर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। जब राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो इकोनॉमी ग्रोथ होती है, इकोनॉमी के लिए बेटर होता है, हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे होते हैं दोनों गुड्स के लिए। ठीक है। और क्या होता है कि सब इकोनॉमी बूस्ट हो रहा होता है। और अगर इनवर्ड शिफ्ट होगा तो रिसेशन है या कोई वॉर है या किसी वजह से ऐसा है कि दोनों गुड के प्रोडक्शन क्या हो गए, बहुत कम हो गए हैं। ठीक है। अगर राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। ए ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, बी डिक्रीज इन रिसोर्सेज, सी इन एफिशिएंसी, एंड डी इन्फ्लेशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जब राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज पीपीएफ टू शिफ्ट आउटवर्ड। अब जब आउटवर्ड शिफ्ट होगा तो वही बात है, अगर आउटवर्ड शिफ्ट हो या राइट वर्ड शिफ्ट हो तो वो एक ही बात है। ठीक है। तो ए ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से, सी इनएफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, डी डिक्रीज इन पॉपुलेशन। सो बी इज करेक्ट। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछूं कि इनवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, ठीक है, आप बता पाएंगे कि क्यों होता है, कि या तो कोई वॉर हो गया है या कोई रिसेशन हो गया है, किसी तरीके से कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे जो प्रोडक्शंस है वो कम हो गए हैं बोथ द गुड्स के लिए। ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है, जो पीपीएफ होता है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। ये पीपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसमें ना, ये बस लास्ट है। ये भी हमने पढ़ा था ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और ये सारा, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद। अब देखो हमने 2 तरीके की इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में क्या होता था कि जहाँ पे एक्चुअली और फैक्ट बेस्ड हम क्वेश्चंस टॉपिक्स को देखते हैं कि जो एक्चुअली में चल रहा है, या फिर हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, या फिर हम बायस्ड नहीं अनबायस्ड देखते हैं। ठीक है। बायस तो हम नॉर्मेटिव में देखते हैं। और क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट जैसे फ्यूचर में कोई किसी चीज का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। तो वहां पे हम ना बिल्कुल एम्पेरिकली स्टडी पढ़ते हैं। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए व्हाट ऑट टू बी वैल्यू जजमेंट, सी व्हाट इज, एंड डी ओपिनियंस। देखो ओपिनियंस और वैल्यू जजमेंट और व्हाट ऑट टू बी, ये सब हम नॉर्मेटिव में देखते हैं। पॉजिटिव में हम क्या देखते हैं, व्हाट इज, कि क्या है एक्चुअली में कोई चीज। ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में हम क्या देखते हैं, ए ऑप्शन फैक्ट, बी व्हाट इज, सी व्हाट ऑट टू बी, एंड डी डाटा एनालिसिस। देखो जो फैक्ट वाली चीज है ना, साइंटिफिक तरीके से जो हम चीजों को स्टडी करते हैं वो हम पॉजिटिव में देखते हैं। ठीक है। जैसे ये फैक्ट है, व्हाट इज है, डाटा एनालिसिस है, ये सब हम पॉजिटिव में देखेंगे। नॉर्मेटिव में हम क्या देखेंगे, जहाँ पे हमारी वैल्यू जजमेंट ऐड हो जाती है, हम देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। और जो वैल्यूज होती है, जो आइडियोलॉजी होती है, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए। जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की एक ना क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को तो इतने % टैक्स इंक्रीज करना चाहिए था, जीएसटी इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, पुअर पीपल का क्या होगा, ये सारी जब वैल्यू जजमेंट आ जाती है तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक बन जाता है, जहाँ डिबेट हो जाती है एक तरीके से। ठीक है। और जो सब्जेक्टिव होता है इन नेचर, सब्जेक्टिव मीन्स कि जहाँ पे हम केवल अपना अपना सोचेंगे, बायस्ड हो जाते हैं हम। ठीक है। पूरी सोसाइटी के लिए नहीं सोच रहे हैं हम, इक्वली नहीं सोच रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं किसी एक स्पेशली या पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सोच रहे हैं सोसाइटी के, तो वहां पे बायसनेस आ जाती है जो हम नॉर्मेटिव में पढ़ते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा नॉर्मेटिव है पॉजिटिव है।
सो ए ऑप्शन है। हमें बोला है पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्स। अब जैसे इसमें शुड आ गया तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो नॉर्मेटिव में होता है। बी, इन्फ्लेशन इज हार्मफुल, ये भी नहीं। सी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 8% एंड डी, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस। अब देखो शुड आ गया तो भी वो नॉर्मेटिव में चला गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फैक्ट बेस्ड डाटा दे रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 8%, ठीक है, कि व्हाट इज एक्चुअली में क्या है, 8% है। सो ये पॉजिटिव में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या रहेगा, ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 100 रुपीज पर लीटर। बी, जीडीपी इंक्रीज बाय 5%। सी, पॉवर्टी शुड बी एलिमिनेटेड। डी, इन्फ्लेशन रेट इज राइजिंग। अब देखो जो ये बाकी के ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यहाँ पे फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि जो पेट्रोल के प्राइस है वो इतना है, जीडीपी इतनी इंक्रीज हुई है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ना नॉर्मेटिव के अकॉर्डिंग, उसमें क्या है कि पॉवर्टी शुड बी एलिमिनेटेड, पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए। तो जहाँ पे हमारी वैल्यू जजमेंट आ जाए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पॉलिसीज ऐसा होना चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, नॉर्मेटिव में काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसी होती है। ए ऑप्शन सब्जेक्टिव, बी बेस्ड ऑन ओपिनियंस, सी ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड एंड डी बेस्ड ऑन वैल्यूज। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये जो सारे ऑप्शंस है ना सी को छोड़ करके, वो सब नॉर्मेटिव के हैं। जैसे सब्जेक्टिव भी नॉर्मेटिव में होता है, बेस्ड ऑन ओपिनियंस भी नॉर्मेटिव में होता है, बेस्ड ऑन वैल्यूज भी नॉर्मेटिव में होता है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ना वो पॉजिटिव में होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। फैक्ट बेस्ड जो एक्चुअली डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका मीन क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे वो कैसी होती है, अनबायस्ड होती है। मतलब उसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन का सपोर्ट नहीं किया जाता, ठीक है, वो सभी के लिए, सोसाइटी एज अ होल के लिए बात की जाती है। कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो सभी के हित के लिए बनाई जाएगी। तो वो होता है अनबायस्ड होना, कि गवर्नमेंट का झुकाव किसी स्पेशली पर्सन के लिए नहीं है, किसी स्पेशली पार्टी के लिए नहीं है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज। ए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, बी बेस्ड ऑन फैक्ट ओनली, सी सब्जेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड, डी साइंटिफिक। सो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज करेक्ट, सब्जेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड। 7 क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद वेलफेयर। अब देखो वेलफेयर के बारे में कौन बात करेगा। देखो पॉजिटिव में तो हमें एक्चुअली डेटा दिया जाता है कि ऐसा है, और गवर्नमेंट ने अगर जीएसटी इतना बढ़ाया तो हमारे मतलब किसी भी चीज पे ये इफेक्ट आएगा। जैसे अगर जीएसटी हमारा 5% बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, वो हम कॉज एंड इफेक्ट, वो सारी चीज। लेकिन जहां हम वैल्यू जजमेंट देते हैं, देखो नॉर्मेटिव का मीनिंग ये नहीं है कि वहां पे हम वैल्यू जजमेंट दे रहे तो वो नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है नेचर में। मतलब जब हम अपनी वैल्यू जजमेंट देंगे तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे, मतलब दोनों ही वहां पे पहलू हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब जब हम गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के बारे में बोलते हैं कि पॉवर्टी इतना कम होना चाहिए, तो वहां पे जब पॉवर्टी कम होने की बात हो रही है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए बात होती है, ठीक है। सो ए ऑप्शन है यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसके अकॉर्डिंग है बी ऑप्शन करेक्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्योंकि जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो हम यही बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, ठीक है। लेकिन जब मैं नॉर्मेटिव की बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए। जैसे हम बोले लेट्स से फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट को 5% प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि पॉवर्टी कम हो जाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, ठीक है। तो ये कैसा फैक्ट हो गया, ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया, जहां पे लोगों के वेलफेयर की बात की जाती है, ठीक है। वो कभी किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि लोगों के अगेंस्ट भी हो जाए चीजें, लेकिन वेलफेयर के लिए भी बात की जाती है, लोगों के हित के लिए भी बात, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही फैक्ट इसमें रहता है। 8 क्वेश्चन है टैक्सेस शुड बी रिड्यूस टू इंक्रीज वेलफेयर। टैक्सेस को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे कि वेलफेयर बढ़ाया जा सके। सो आपको पता है शुड आ गया तो ये क्या है, नॉर्मेटिव बनेगा। सो ए ऑप्शन पॉजिटिव स्टेटमेंट, बी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, सी बोथ एंड डी नन। तो बी ऑप्शन करेक्ट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। 9 क्वेश्चन है डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइसेस फॉल। अब देखो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या बोलता है, डिमांड बढ़ती है जब प्राइस फॉल हो जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट हो गया कि प्राइस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में बदलाव आते हैं, ठीक है।
सो ये स्टेटमेंट कैसी हुई, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुई। सो ए ऑप्शन है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, बी पॉजिटिव स्टेटमेंट, सी ओपिनियन, डी वैल्यू जजमेंट। तो बी इज करेक्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फीचर कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन बेस्ड ऑन फैक्ट, ये तो है क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट पे तो बेस्ड होती ही है। बी ऑप्शन टेस्टेबल, टेस्टेबल भी होती है। सी वैल्यू बेस्ड, डी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी होती है। क्या नहीं होती? सिर्फ वैल्यू बेस्ड नहीं होती, क्योंकि वैल्यू बेस्ड कौन सी होती है? नॉर्मेटिव होती है। ठीक है गाइस, तो ये आपके क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 से रिलेटेड। जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप उन टॉपिक्स को पहले देखिएगा, उन वीडियोस को पहले देखिएगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्ट मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, क्वेश्चंस भी उन्हीं से पुट किए गए हैं। आपको बहुत इजीली, बहुत क्लियरली समझ आएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं स्टार्ट करूंगी 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वहाँ वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ज्यादातर जो सिलेबस है ना वही सेकेंड यूनिट ही कवर कर लेती है। तो उसमें हमें थोड़ा समय भी लगेगा, बट कोई नहीं, मैं आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगी जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया है। सो बने रहना हमारे चैनल पे, हमारी वीडियोस को ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।